नमस्कार साथियों, जीके जीएस गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए प्यारे साथियों 50 ऐसे जीके जीएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना बनती है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। सभी भाई बहन दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। टोटल 50 क्वेश्चन है और सभी MBVI क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो पहला सवाल आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से प्यारे साथियों निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है। कि कार्बनिक यौगिक में से किसे आयरन यौगिक से क्या किया जाता है, उत्पादन को निकाला जाता है, जरा बताइएगा। तो ये जो होता है ऑक्जेलिक अम्ल के सहायता से निकाला जाता है। किसके? ऑक्जेलिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा बिल्कुल प्रश्न नंबर 1 का जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं दूसरा नंबर सवाल पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन से आपसे और पूछता है कि नेचुरल फॉर्म में रबर किस रूप में होता है। नेचुरल रबर जो होता है नेचुरल फॉर्म में जब होता है तो वो किस रूप में होता है, गोंद के रूप में होता है, लौ के, लॉटेक्स के या रेजिन के। तो नेचुरल रबर जो होता है, जो प्राकृतिक रूप उसकी होती है, जरा बताइएगा कि कौन से रूप में होती है नेचुरल रबर। तो नेचुरल फॉर्म में जो रबर होती है वो किस रूप में रहती है, बिल्कुल यहाँ पे लेटेक्स के रूप में रहती है, चिपचिपा टाइप की रहती है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट होगा। लेटेक्स के रूप में क्या रहती है, नेचुरल फॉर्म में रबर रहती है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा, यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, लेटेक्स के रूप में रहती है। ये आपके डीएलएड के एग्जाम में पूछे गए सवाल है, याद रखिएगा। MBVI क्वेश्चन से फिर से इस बार आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं। चलते हैं तीसरा नंबर सवाल की ओर फटाफट से। तो थर्ड क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। यूरिया में जो है नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा जरा बताइएगा। यूरिया में, तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? क्या 26%, 36%, 46 या 60%? तो यूरिया की बात की है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा आपसे पूछा है प्यारे साथियों। नाइट्रोजन की मात्रा जो यूरिया में होती है वो टोटल कितना होती है, बिल्कुल 46% होता है। कितना होता है? 46% जो है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ये सवाल पूछे गए हैं, इस बार भी ये क्वेश्चंस निश्चित रूप से पूछा जा सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम यानी डीएलएड वाले एग्जाम में। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। जो वाहन से निकलती है प्रदूषित गैस वो क्या होती है? हाइड्रोकार्बन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है या नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। तो वाहन से जो निकलने वाली प्रदूषित गैस होता है वो मुख्यतः क्या होता है, आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा, इसी के कारण अब सीएनजी को चलाया जा रहा है ताकि प्रदूषण को कम किया जाए। तो वाहनों से निकलने वाली जो प्रदूषित गैस होती है उसमें जो होता है मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो काफी हानिकारक होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। फटाफट से सभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करेंगे। कहता है कि नीली, प्यारे साथियों, नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है। नीली ज्वाला के साथ कौन सी गैस जलती है, जरा बताइएगा। जी हाँ, नीली ज्वाला के साथ आपसे पूछा गया है कि जलने वाली गैस का नाम बताइए। क्या हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो नीली ज्वाला के साथ जो जलने वाली गैस होती है उसका नाम जरा बताइएगा। जी हाँ, सभी का राइट ऑप्शन आना चाहिए कि नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस का नाम क्या होता है। तो नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस का नाम सभी का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल राइट आंसर है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये नीली ज्वाला के साथ जलती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न के लिए, सी बिल्कुल राइट होगा। सी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। सभी का राइट जवाब आ रहा है। तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिएगा, लास्ट को शेयर कर दीजिए सभी भाई बहन दोस्तों के पास। एक बार फिर से क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस का नाम आपको पता चल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के सामने पूछा जा रहा है कि फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होती है। फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होती है, मतलब फूड को यानी खाना जो होता है प्यारे साथियों, इसको प्रिजर्व करना है, रक्षा करने के लिए
कौन सी अम्ल की जरूरत पड़ती है, एसिटिक अम्ल की, फॉर्मिक अम्ल की, सल्फ्यूरिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल। तो इसी को फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त की जाती है, बताइएगा जरा कौन सी गैस या कौन सी अम्ल को हम लोग प्रयुक्त करते हैं फूड प्रिजर्विंग में। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब बताइएगा सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 6 लिखकर उसके बाद आंसर बताइएगा। इसका जो जवाब होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, बेंजोइक अम्ल जो होता है फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी क्या होगा प्यारे साथियों, बिल्कुल राइट आंसर होगा, पूछा गया क्वेश्चन से। चलिए अगला सवाल 7 नंबर आपके स्क्रीन के सामने है कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। फल के रस को अगर हमको सुरक्षित रखना है, किसको, फल को नहीं, फल के रस को अगर सुरक्षित रखना है तो किसका प्रयोग करते हैं, एसिटिक अम्ल को, बेंजोइक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को या फॉर्मिक अम्ल को। जरा बताइएगा कि फल के रस को अगर सुरक्षित रखना है तो किसका हम लोग प्रयोग यहाँ पे करेंगे। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब बताने का प्रयास कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सवाल पूछे भी जाते हैं। तो फल के रस को अगर सुरक्षित रखना है तो हम लोग जो प्रयोग करते हैं प्यारे साथियों, याद रखिएगा यहाँ पे बेंजोइक अम्ल को प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब होगा बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल को फल के रस को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आ रहा होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिर्फ डीएलएड के एग्जाम में नहीं पूछा जाता बल्कि हाई लेवल के एग्जाम जैसे कि नीट, जेई, इस सभी में पूछे ये क्वेश्चंस जाते हैं। नीट, जेई में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कार्बनिक यौगिक में से किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में, जी हाँ सभी का क्या आंसर आ रहा है, निम्नलिखित में से जो कार्बनिक यौगिक था सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया था उसका नाम जरा बता दीजिए। सभी स्टूडेंट का जवाब आना चाहिए। तो याद होगा आपको यूरिया, यूरिया जो है प्यारे साथियों प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला सर्वप्रथम यौगिक था। क्या था, सर्वप्रथम यौगिक था, यानी यूरिया जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, यानी 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे भी जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं आगे अगला सवाल पे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में क्या कहता है, विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला होता है, बताइएगा जरा। विश्व में जो खनन किया जाता है तो अधिकांश कोयला जो होता है वो कौन सा कोयला होता है, लिग्नेनाइट होता है, एंथ्रासाइट होता है, पीट होता है या बिटुमिन्स होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने सेम इसी प्रकार आपको डीएलएड वाले एग्जाम में भी मिलेगा और एक ऑप्शन आपको राइट लगाना होगा। तो खनन किए जाने वाला जो अधिकांश कोयला है जो निकाला जाता है विश्व में खनन के दौरान, वो कौन सा कोयला होता है, तो याद रखिएगा वो जो होता है बिटुमिन्स होता है। बिटुमिनस जो होता है याद रखिएगा ये सबसे ज्यादा खनन किए जाने वाला कोयला के अंतर्गत आता है, यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का डी होगा। क्या होगा, डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन के सामने है कि अधिक मात्रा में इथाइल एल्कोहल का सेवन करने से बुरा प्रभाव पड़ता है। याद रखिएगा अधिक मात्रा में अगर इथाइल एल्कोहल का अगर सेवन कर लिया जाए तो क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, जरा बताइएगा किस पे पड़ता है ये भी बताइए। तो याद रखिएगा मिथाइल एल्कोहल जो होता है प्यारे साथियों ये जहरीला होता है। मिथाइल एल्कोहल जो होता है ये क्या होता है, जहरीला होता है। इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत ज्यादा जहरीला है और पीते ही मनुष्य मर सकता है। इसलिए इथाइल एल्कोहल का सेवन किया जाता है जो मिथाइल एल्कोहल से कम जहरीला होता है। इसका जो बुरा प्रभाव पड़ता है याद रखिएगा लीवर पे पड़ता है और ये लीवर को खराब कर देता है, पूरी मशीनरी को खराब करता है लीवर की। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा। कभी भी आपसे पूछा जाएगा क्या मिथाइल एल्कोहल का सेवन शराब में किया जाता है, बियर में किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं किया जाता क्योंकि मिथाइल एल्कोहल जो होता है बहुत ही जहरीला होता है, इसलिए हम लोग इथाइल एल्कोहल का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा। आगे 11 नंबर क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है, नेचुरल बहुलक नहीं है, नेचुरल पॉलीमर नहीं है, जरा बताइएगा कौन नेचुरल पॉलीमर नहीं है, इसका आंसर बता दीजिए। नेचुरल पॉलीमर नहीं है यानी प्राकृतिक बहुलक नहीं है, यानी कृत्रिम होगा, मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया होगा। तो प्राकृतिक नहीं है, चमड़ा नहीं है, ऊन नहीं है या नाइलॉन या रेशम।
तो प्राकृतिक बहुलक के अंतर्गत कौन नहीं आता है? बिल्कुल नाइलॉन नहीं आता। ये जो होता है मनुष्य के द्वारा तैयार किया जाता है। बात करें चमड़ा, ये प्राकृतिक बहुलक है, ऊन भी प्राकृतिक बहुलक है, रेशम भी है। बट नाइलॉन जो है यहाँ पे ये क्या है? बिल्कुल मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। नाइलॉन जो होगा ये प्राकृतिक बहुलक के अंतर्गत नहीं आता है। 12 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? व्यापारिक वैसलीन जो होता है, जो आप यूज करते हैं, वो किससे निकाला जाता है? जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब बताइएगा कि व्यापारिक वैसलीन निकाला जाता है पादप गोंद से निकाला जाता है, पेट्रोलियम से, या अर्ण मोम से, या कोल तार से। तो आपको बता दे व्यापारिक जो यहाँ पे वैसलीन होता है ये किससे निकाला जाता है? तो याद रखिएगा पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किससे निकाले जाते हैं? पेट्रोलियम से। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे टिक लगाइएगा। ये जो व्यापारिक मोम होते हैं, वैसलीन जो होते हैं, ये किससे? पेट्रोलियम से निकाले जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, देखते हैं कि आखिर क्या पूछा गया है आपसे। तो 13 नंबर सवाल है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम बताइए। कच्चे फल को जो होता है कृत्रिम रूप से पकाया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें जो गैस प्रयुक्त किया जाता है कौन सी गैस होती है? एसिटिलीन होती है, इथिलीन होती है, या कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, अमोनिया होती है। तो आपको पता होगा यहाँ पे कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से जब पकाते हैं तो उसमें जो गैस का उपयोग करते हैं वो एसिटिलीन गैस होती है। क्या होती है? एसिटिलीन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो एसिटिलीन है। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 का जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखिएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब? बिल्कुल यहाँ पे ए होगा, एसिटिलीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 14 नंबर सवाल है, कहता है कि घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक उपयोग में लाया जाता है? प्रशीतक का मतलब समझते हैं, घरेलू फ्रिज में जो ठंडा रखता है, खराब होने से किसी भी सामान को बचाता है, ये प्रशीतक होता है। तो घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक उपयोग में लाया जाता है? क्या वो नियॉन लाया जाता है, फ्रियोन, या नाइट्रोजन, या ऑक्सीजन? तो आपको पता होगा फ्रियोन जो होता है प्यारे साथियों, फ्रियोन ये क्या होता है? घरेलू प्रशीतक के रूप में जाना जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो जवाब होगा बिल्कुल बी होगा। बी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं आगे 15 नंबर सवाल की ओर। तो 15 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग आता है? प्लास्टिक जो होता है खाने के पदार्थ को पैक करने के लिए, आप लोगों ने देखा होगा बहुत से ऐसे फूड पदार्थ होते हैं जिसको पैकिंग किया जाता है। तो कौन सी प्लास्टिक का उसमें उपयोग किया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे पीवीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीवीसी, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। समझ में आएगा? पॉलीइथिलीन या पॉलीप्रोपिलीन, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है। तो प्लास्टिक जो यूज किया जाता है खाने के पदार्थ को पैक करने के लिए, वो कौन सी प्लास्टिक होती है? तो पॉलीइथिलीन होती है। क्या होती है? पॉलीइथिलीन होती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पॉलीइथिलीन। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर सवाल है कि दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? दलदली भूमि, याद रखिएगा, यानी दलदली कैसी भूमि होती है? जो पूरी तरह से क्या होती है साथियों? जल में भीगी होती है। तो ये दलदली भूमि होती है। कौन सी गैस इससे निकाली जाती है दलदली भूमि से? क्या इथेन, ब्यूटेन, मीथेन, या प्रोपेन? तो दलदली भूमि से कौन सी गैस निकाली जाती है जरा बताइएगा फटाफट से, सभी का आंसर आना चाहिए। 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या आ रहा है सभी का? बिल्कुल ऑप्शन नंबर इथेन आ रहा है, बिल्कुल राइट है। इथेन से क्या किया जाता है? यहाँ पे दलदली भूमि से कौन सी गैस निकाली जाती है? इथेन। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। चलिए आगे अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है। कैल्शियम कार्बाइड पर अगर हम लोग जल डालें तो उसे क्या बनता है? मीथेन बनता है, इथेन बनता है, एसिटिलीन, या इथिलीन? तो कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल से उसको भिगोते हैं या डालते हैं तो क्या बन जाता है? बिल्कुल 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब सभी का यहाँ पे एसिटिलीन आ रहा है, बिल्कुल राइट है। और यही आपको पता होगा फल पकाने के लिए उपयुक्त किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सेप्टिक टैंक से निकालने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? सेप्टिक टैंक जो होता है उससे निकालने वाली गैस की जो मिश्रण होती है
उसमें मुख्य गैस कौन सी होती है, ये आपसे पूछा गया। मुख्यतः अमोनिया होती है, नाइट्रोजन, मीथेन या हाइड्रोजन। तो सेप्टिक टैंक से निकालने वाली गैस के मिश्रण में जो मुख्यतः कौन सी गैस होती है, याद रखिएगा इसका जवाब जो होगा मीथेन होगा। ये मीथेन जो गोबर गैस बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है और सबसे मुख्य गैस गोबर गैस में भी मीथेन ही माना जाता है और फॉर्मूला भी आपको पता होगा CH4 होती है। चलिए आगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है, बताइएगा जरा। पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है? पेंटोन है, हेक्सोन, मीथेन या ऑक्टेन है? पेट्रोल में जो मुख्य संगठन होता है वो क्या होता है? 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो उसमें ऑक्टेन होता है। क्या होता है साथियों? ऑक्टेन। उसमें क्या होता है? ऑक्टेन होता है किसमें? पेट्रोल में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होता है? ऑक्टेन होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं आगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। युद्ध में जो प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस होती है ल्यूसाइट, उसको किस प्रकार से बनाया जाता है? तो उसको जो बनाया जाता है वो एसिटिलीन से बनाया जाता है। किससे? एसिटिलीन से। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि आरबीआई ने शुरुआत में 2000 रुपये के बैंक नोट को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा कब की? जब आपको पता होगा यहाँ पे 2000 का नोट आया था और फिर से वापस लेने की घोषणा आरबीआई के द्वारा, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा किया गया। तो ये कब किया गया, ये तारीख आपसे पूछा जा रहा है और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा सकता है, याद रखिएगा। तो आरबीआई के द्वारा जो 2000 के नोट को वापस लेने की घोषणा है ये कब की गई है? तो ये 19 मई 2023 को किया गया। याद रखिएगा कब किया गया है? 19 मई 2023 को। यानी कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 21 का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। भारतीय सिविल सेवा में जो चुना गया है पहले भारतीय, उसका नाम जरा बताइएगा। सत्य नंद्रानाथ टैगोर या सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय या CR दास? तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीयों का नाम आपसे पूछा गया है। पहले जो भारतीय थे भारतीय सिविल सेवा में वे सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो कहता है एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? एशियाई खेल प्यारे साथियों 2023 की बात यहाँ पे आपसे की है। कुल कितने पदक जो है भारत ने जीता है? 84, 107, 100 पदक या 121 पदक? तो भारत के खिलाड़ियों ने एशियाई खेल में 2023 में भारत में कुल कितने पद जीते? 107। कितने जीते हैं प्यारे साथियों? 107 टोटल पद को यहाँ पे पदक को जीत कर लाया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2023 में किस देश ने समग्र पदक तालिका में नेतृत्व किया? एशियाई खेल 2023 की बात की है और किस देश ने समग्र पदक तालिका में नेतृत्व किया था? भारत ने, जापान, चीन या दक्षिण कोरिया? यानी सभी खेलों में अपना नेतृत्व किया, शामिल हुआ था। तो ये जो है चीन है। चीन याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का जवाब सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अब चलते हैं आगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो एशियाई खेल 2023 में भारत के लिए किस खेल ने सर्वाधिक पदकों का योगदान दिया? ऐसा कौन सा खेल है जिसमें भारत को सर्वाधिक पदक मिला था? तो ये जो था शूटिंग था। शूटिंग में सर्वाधिक पदक मिले थे भारत को। 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल यहाँ पे बी राइट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में समानता कब प्रदान की गई थी? मोर जो है हमें पता है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी उसको कहा जाता है। तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी को मान्यता कब प्रदान की गई थी मोर को, जरा बताइएगा। तो इसका जो जवाब होगा सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब डी है। 1952 में जो है भारतीय पक्षी मोर को राष्ट्रीय यहाँ पे रूप को मान्यता प्राप्त मिली थी, यानी 1952 याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन से हैदराबाद में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ सैंकटिंग ट्रक का नाम क्या है? यानी सोलर से चलने वाले
ट्रैक का नाम पूछा गया है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल हेल्थवे है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ कहां मनाई? 8 अक्टूबर की बात की है 2023 में भारतीय वायुसेना ने अपनी 21वीं वर्षगांठ कहां मनाई थी, जरा बताइएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रयागराज, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा। ये कहाँ पे पड़ता है तो आपको पता है यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि गगनयान मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? गगनयान मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या, जरा बताइएगा। मूल्यवान संसाधनों के लिए क्षुद्र ग्रहों का खनन करना, या मंगल ग्रहों पर रोबोटिक मिशन योजना या भेजना, या चालक दल अंतरिक्ष उड़ान के लिए भारत की क्षमता स्थापन करना, या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना। तो गगनयान मिशन जो हाल ही में छोड़ा गया है प्यारे साथियों, ये किस उद्देश्य से छोड़ा गया है? तो ये जो छोड़ा गया है चालक दल अंतरिक्ष उड़ान के लिए भारत की क्षमता स्थापित करने के लिए गगनयान मिशन को लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। 29 तो हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। गगनयान मिशन के दौरान क्रू मॉड्यूल में कितने अंतरिक्ष यात्रियों के रखे जाने की योजना है? तो गगनयान मिशन में जो क्रू मॉड्यूल है उसमें जो कितने अंतरिक्ष यात्री जो है जा सकते हैं इसकी योजना बनाई गई है। तो उसमें कम से कम 3 अंतरिक्ष यात्री की यहाँ पे रखे जाने की योजना है। 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि 9 अक्टूबर 2023 को मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने पॉलिसी रेपो रेट के संबंध में क्या निर्णय लिया? तो 31 नंबर क्वेश्चन है बिल्कुल इसे 6.50% पर बरकरार रखा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बात कर लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 2024-25 के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति समिति द्वारा अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि क्या है? यानी कितनी प्रतिशत की वृद्धि जो है जीडीपी में हो सकती है 2024 और 25 में? तो जीडीपी में जो वृद्धि हो सकती है याद रखिएगा 6.5%। कितना? 6.5% जो है जीडीपी में ग्रोथ आ सकती है 24 और 5 के बीच। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो सबसे पहले जो अपना बलिदान दिया था मंगल पांडे। आप लोगों ने नाम सुना होगा मंगल पांडे का। तो मंगल पांडे जो है 1857 के नेताओं में से सबसे पहले अपना बलिदान देने वाला नेता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पर जरा बात कर लेते हैं। फटाफट से सभी क्वेश्चंस को सोल्यूशन करते हैं। तो 5 अक्टूबर 2023 की बात की गई है को टूर्नामेंट के शुरुआती दिन न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को कहां हराया था? न्यूजीलैंड जो है इंग्लैंड को शुरुआती दिन में ही 5 अक्टूबर 2023 को टूर्नामेंट में हरा दिया था। तो ये कहाँ पे, कौन से स्टेडियम था? तो ये जो स्टेडियम का नाम है ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जिसे मोटेरा हैदराबाद में, कहाँ पे है? हैदरा में नरेंद्र मोदी स्टेडियम सबसे बड़ा स्टेडियम है भारत का, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि अभिनव नाटकों एवं गद्य के लिए साहित्य में 2023 नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो सम्मानित किया गया है 2023 में ये जॉन फासे का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जॉन फासे के द्वारा सम्मानित किया गया। चलिए आगे 36 नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की प्यारे साथियों तीसरी लड़ाई जो है ये कब हुई थी? तो ये जो है 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। पानीपत की तीसरी यानी थर्ड लड़ाई के बारे में आपसे पूछा गया है, 1761 में हुई थी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि हाजोंगो एशियाई खेल में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो स्वर्ण पदक जो है ये किसने जीता था? बिल्कुल नीरज चोपड़ा ने जीता था। नीरज चोपड़ा ने सबसे लंबा भाला फेंक में अपनी पदक जीत हासिल की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस देवताले ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता?
कौन से खेल में ज्योति सुरेखा विन्नम और ओजस देवताले ने स्वर्ण पदक को हासिल किया था? तो ये जो खेल है इसका नाम क्या है? बिल्कुल तीरंदाजी। क्या है? तीरंदाजी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन से 2023 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है 2023 में किसको प्रदान किया गया? तो ये क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए प्रदान किया गया था, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत दी जाने वाली कार्यशील पूंजी ऋण की अधिकतम राशि क्या है? पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो राशि प्रदान की जा रही है उसमें कितने रुपये की योगदान दिया जा रहा है? तो ये जो है 50,000 रुपये की योगदान है। कितना है? 50,000। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी जो होगा राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो विशेषण और विशेष्य के योग से जो समास बनता है वो कौन सा है? कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, जितेंद्रीय में कौन सी समास है? तो इसमें जो समास है याद रखिएगा, जितेंद्रीय में कौन सी समास है? बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दीनानाथ में कौन सा समास है? तो इसका जो जवाब होगा याद रखिएगा, दीनानाथ में समास आपसे पूछा गया है, इसमें जो है कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निशाचर में कौन सा समास है? तो निशाचर में प्यारे साथियों इसमें भी बहुव्रीहि समास है। चलिए आगे, देशमुख में कौन सी समास है जरा बताइएगा? तो देशमुख में जो समास है कौन सी है? बिल्कुल सभी का राइट ऑप्शन है, देशमुख में बहुव्रीहि, इसमें भी बहुव्रीहि समास है। अगला, कि किस समास के दोनों शब्दों की समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तो किसके द्वारा होता है? तत्पुरुष, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 47 नंबर, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, चयन कीजिए। किसमें द्विगु समास है ये आपको चयन करना है। तो सप्ताह में क्या है प्यारे साथियों? द्विगु समास होता है। चलिए, कहता है कि सुपुरुष में कौन सा समास है प्यारे साथियों? इसमें जो समास आता है वो कर्मधारय समास आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 49 एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में जो समास होता है याद रखिएगा तत्पुरुष समास होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? तो बताइएगा जरा कौन सा समास होता है? बिल्कुल यहाँ पे बहुव्रीहि समास होते। तो ये 50 ऐसे क्वेश्चंस थे प्यारे साथियों जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और ऐसे क्वेश्चंस जो है आपके डीएलएड वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्लास अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ 1 लाइक तो बनता है, 1 लाइक कर दे, साथ ही साथ शेयर भी करे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलेंगे फिर से दूसरी क्लास के साथ मजे के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे और डीएलएड एग्जाम को फोड़ते रहे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद एंड जय भारत। बाय बाय एंड टेक केयर।